नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय संरचना जो है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1735 में जॉर्ज हेडली ने सिंगल सेल मॉडल कॉन्सेप्ट को दिया था। सिंगल सेल मॉडल कॉन्सेप्ट क्या था कि इक्वेटर के पास से हवा उठती है, ऊपर जाती है, और इक्वेटर के पास से ऊपर जाने के बाद ये हवा फिर वापस पोल के पास आती है। पोल के पास से आने के बाद वापस ये नीचे आने के बाद फिर वो वापस ये इक्वेटर के पास आ जाती है। ये एक सिंगल सेल मॉडल था। लेकिन 1951 में पाल्मेन ने ट्राइसेलुलर मॉडल कॉन्सेप्ट को दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे डाटाज आ गए थे। उससे ये क्लियर हुआ कि नहीं, हवा का जो परिसंचरण होता है वो 3 कोशिका के रूप में होता है। ओके, और जो ट्राइसेलुलर मॉडल है, ये इसको समझने के लिए आपके पास 2 कॉन्सेप्ट्स अगर कहा जाए तो 2 चीज़ों को समझना आपको होगा। पहला तो जो इंसुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंसुलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, जो कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है और पोल पे वो कम होता है। सूरज की किरण जो है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ती है, और जैसे जैसे ये पोल के पास जाएंगे तो सूरज की रोशनी जो है, सूरज का जो विकिरण होगा वो कम होता चला जाएगा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा। और दूसरा है आपका हीट डिफरेंसेस। दूसरा है आपका प्रेशर डिफरेंसेस। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। अगर हम ओवरऑल ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब पे मुख्य रूप से 7 प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं। इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट होता है, फिर उसके बाद 30 डिग्री के पास में हाई प्रेशर होगा, फिर 60 डिग्री के पास लो प्रेशर होगा, फिर 90 डिग्री पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है। उसी तरह नीचे भी 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बेल्ट होगा, 60 डिग्री पे लो प्रेशर बेल्ट होगा, और 90 डिग्री पे हाई प्रेशर बेल्ट होगा। तो और हवा जो होती है, हवा का जो मूवमेंट होता है, हवा का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। जैसे ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल रही है, इधर लो प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल रही है, यहाँ हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल रही है। और जो फेरेल का नियम है, कॉर्लियस बल के कारण जो है, हवा का डायरेक्शंस नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती है। तो अगर इसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल रही है तो इसका डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा जो डायरेक्शन एरो देख रहे होंगे, ये हवा का डायरेक्शंस है। हाई प्रेशर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरह डायरेक्शन है, यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फिर ये राइट की ओर मुड़ रही है, यहाँ पे फिर ये राइट की ओर मुड़ रही है। साउदर्न हेमिस्फीयर में आप आ जाएंगे तो ये लेफ़्ट की ओर मुड़ रही है, ये भी लेफ़्ट की ओर मुड़ रही है, ये भी लेफ़्ट की ओर मुड़ रही है। तो ये 2 चीज़ आपको तो पता होना चाहिए कि एक तो इंसुलेशन और दूसरा प्रेशर डिफरेंसेस। इसमें हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। अब आते हैं ट्राइसेलुलर सेल पे। तो देखिए, ट्राइसेलुलर सेल जो है, इसका अगर हम मेन सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो हीट होता है, हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। हवा के थ्रू जो है हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हेडली सेल जो है आपका, जाहिर है कि जॉर्ज हेडली ने इसको डिस्कवर किया तो उसके नाम पे इनका ये हेडली सेल पड़ा। जो पहला आपका ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये हेडली सेल का जो है ईयर है उसके मूवमेंट का है। हेडली सेल में एक्चुअल में क्या होता है कि जो हवा होती है, आपको पता है कि इक्वेटर पे सूरज की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है। जब सीधी पड़ती है तो हवा जो है वो हल्की होती है और ऊपर उठती है। तो इसमें जो है इक्वेटर से हवा ऊपर उठती है और ये ट्रोपोपॉज तक जाती है। आपको इस फिगर में आप देखेंगे हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल में कि ये जो हाइट है, ये हाइट धीरे धीरे करके पोल के पास कम हो जाती है। आपको पता है कि जैसे ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज इक्वेटर के पास सबसे स्ट्रेटोस्फीयर जो है, एक्चुअली ट्रोपोपॉज जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर का जंक्शन है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास होती है और पोल के पास कम होती है।
तो उसी तरह से ट्रोपोपॉज की भी का जो है फॉर्मेशन होगा। तो हेडली सेल में ये ट्रोपोपॉज तक जाती है। ट्रोपोपॉज के बाद जो है हवा हवा अपने डायरेक्शन को चेंज करती है और हवा दोनों साइड, अगर आप साउथ हेमिस्फीयर की साइड करें तो इधर की ओर मुड़ जाएगी, और इसमें जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हवा पोल की तरफ मूव करती है। दोनों साइड ये पोल की तरफ, ऊपर उठने के बाद पोल की तरफ मूव करती है। जब ये 30 डिग्री के पास नीचे पहुंचती है तो 30 डिग्री के पास नीचे पहुंचने के बाद ये नीचे की ओर मूव करती है, और नीचे की ओर मूव करने के जो हैं ये वो 3 कारण बताए जाते हैं। एक तो यहाँ पे हवा काफ़ी ठंडी हो जाती है, हवा काफ़ी ठंडी होने के बाद ये नीचे की ओर आ जाती है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है, ये ऐसे मान लीजिए कि अगर ये हवा है, हवा इस साइड अगर देखें तो ये हवा यूँ मूव कर रही है, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये हवा नीचे की ओर फिर मूव करती है। दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरे कारण की बात करें तो फेरल सेल की भी जो हवा आती है वो टकराती है। तो तीसरा कारण होता है कि फेरल सेल के कारण भी जो है ये हवा नीचे की ओर आती है। नीचे की ओर आने पर ये जो है यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और वहाँ से चूँकि यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, तो यहाँ जो है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, और ये एक साइकिल बन जाता है। ये साइकिल बनता है जिसको कि हेडली सेल कहते हैं। ये आपका ट्रेड विंड होता है, ये आपका ट्रेड विंड होता है। तो ये जो है आपका एंटी ट्रेड विंड हो जाता है। ये कन्वेंशनल करंट सामान्य धारा हो जाती है, इसे आप डिसेंडिंग एयर कह सकते हैं। ये जो है डिसेंडिंग एयर की श्रेणी में आ जाती है। तो ये तो आपका हेडली सेल हो गया। उसके बाद अगर आप फेरल सेल की बात करें तो देखिए फेरल सेल में क्या होता है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर का जो है वो क्षेत्र बेल्ट बना होता है, और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो हवा जो है आपकी 60 डिग्री के पास पहुँचती है। 60 डिग्री के पास पहुँचने के बाद जो है ये हवा फिर वापस पृथ्वी के मूवमेंट के कारण ये हवा ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद फिर ये हवा जो है आपको भूमध्य रेखा की तरफ मूव करती है। भूमध्य रेखा की तरफ मूव करने के बाद आपके 30 डिग्री के पास जब पहुंचती है तो ये वापस जो है नीचे की ओर आ जाती है। तो ये सेल जो है आपका फेरल सेल बनता है। उसके बाद आप अगर पोलर सेल की बात करें तो पोलर सेल में 90 डिग्री से जो हवा है वो 60 डिग्री पे आती है। ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ, यहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट होता है और ये लो प्रेशर का बेल्ट होता है। यहाँ आने के बाद फिर यही जो है हवा ऊपर की ओर मूव करती है रोटेशन के कारण, और उसके बाद जो है इधर से ये हवा जो है वो पोल की तरफ जाती है। पोल के पास जाने के बाद ये नीचे की ओर आ जाती है, और ये पोलर सेल का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे जो है इसकी लंबाई करीब 18 किलोमीटर के आसपास होती है। यहाँ पे ये लंबाई 5 से 8 किलोमीटर के आसपास की जो है वो मानी जाती है। ओके, और अगर हम इसमें मौसम पे अगर देखें तो देखिए होता क्या है कि जहाँ पर भी हवा ऊपर उठेगी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर भी हवा उठेगी वहाँ पे काफ़ी बारिश होगी। तो ये वाला जो बेल्ट होता है, इस वाले बेल्ट में काफ़ी बारिश आपको होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हवा ऊपर उठ रही है, तो ये वाला भी जो बेल्ट हो गया, यहाँ पर भी जो है आपको बारिश मिल जाएगी। और जो एरिया वही कंडीशन आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। और जहाँ पे हवा नीचे आएगी, वहाँ पे मौसम काफ़ी ड्राई रहेगा। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा पे मौसम काफ़ी ड्राई रहेगा, और यहाँ मरुस्थल आपको मिल जाएंगे, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, भारत का थार जो हो गया, ये लगभग इस एरिया में आपको मिल जाता है। और अगर इधर भी आ जाए तो यहाँ भी आपको डेजर्ट जो है, कोल्ड डेजर्ट आपको है वो मिल जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। थैंक यू।